गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 12th बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जीवों में जनन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम आपको प्रेषित कर चुके हैं। पार्ट 2 में पौधों में कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको समझाया था और बताया था कि मात्र जनक पौधे के कायिक अंगों या वर्धी अंगों द्वारा नए पौधे का पुनर्जनन अथवा पुनर्निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इसमें आपको समझाया था कि पौधों में कायिक जनन दो प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन में हमने समझाया था कि इस क्रिया के अंतर्गत पादप का रूपांतरित भाग मात्र पौधे से पृथक होकर नया पौधा निर्मित कर लेता है। प्रकृति में यह क्रिया सामान्य रूप से देखने को मिलती है। प्राकृतिक जनन प्रक्रिया में पौधे के सभी भाग जड़, तना, पत्ती और कलिकाएं भाग लेते हैं। इसमें हमने आपको जड़ों द्वारा, फिर तनों द्वारा, तनों में भूमिगत तनों द्वारा, जिसमें भूमिगत तनों में आपको प्रकंद अर्थात राइजोम, घनकंद अर्थात कॉर्म, सल्ककंद अर्थात बल्ब, ट्यूबर कंद के बारे में बताया था। और फिर अर्धवायवी तनों में हमने आपको रनर, स्टोलन, ऑफसेट आदि के बारे में समझाया था। फिर रिप्रोडक्शन बाय बल्बिस को उदाहरण देकर समझाया था। और फिर पत्तियों से कायिक जनन में हमने उदाहरण लिया था ब्रायोफिल्म का, जिसमें बताया था कि इसकी पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, जो पत्ती से पृथक होने पर एक नया छोटा पौधा निर्मित करने में सक्षम होती है। आज इसी कड़ी में हम आगे आपको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में समझाएंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मानव द्वारा पौधों में कृत्रिम विधि से कराए गए कायिक प्रवर्धन को हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। विशेष विधियों द्वारा जनक पौधे मात्र पौधे से कुछ कायिक भाग पृथक करके स्वतंत्र रूप से मृदा में उगाया जाता है और समय समय पर नया पौधा प्राप्त किया जाता है। कायिक प्रवर्धन की यह तकनीक ऐसे पौधों में अधिक उपयोगी होती है जिनमें बीज निर्माण नहीं होता अथवा बीजों के अंकुरण में परेशानी होती है। कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां जो आज हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है। जैसा कि हमने बताया कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मनुष्यों द्वारा किया जाता है और इसी विधि में किसी कायिक भाग को मात्र पौधे से अलग करके फिर उसे हम स्वतंत्र रूप से उगाते हैं, जिससे नया पौधा मिल जाता है। वैसे तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कई सारी विधियां हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ प्रमुख विधियों को ही आपको समझाएंगे। सबसे पहली विधि है कलम लगाना। बहुत कॉमन विधि है। कलम लगा करके हम कैसे नया पौधा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में वांछित पौधे को छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है
कि जो भी टहनी हम काट रहे हैं कलम लगाने के लिए, उसमें कक्षस्थ कलिका जरूर होनी चाहिए। इसी कटी हुई टहनी को हम कलम कहते हैं। इसी कलम को लेकर के हम ज़मीन में उसका कुछ हिस्सा गाड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों के बाद उससे नया पौधा बन जाता है। कभी कभी हम अच्छी ग्रोथ के लिए टहनी के निचले भाग में, अर्थात जिस हिस्से को हमने ज़मीन में दबाया होता है, उसमें IAA इंडोलेस्टिक एसिड, जो कि वृद्धि हार्मोन है, अथवा अन्य उपयोगी हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस कलम से जड़ें बड़ी शीघ्रता से निकलने लगती हैं। कलम एक कॉमन विधि है जिसको कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। कटिंग के द्वारा यानी कलम के द्वारा हम अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल, वगनविलिया आदि के पौधों को हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। आप स्क्रीन पर बने ही डायग्राम को देख रहे हैं कि एक पौधा जिसको हमने किसी तेज़ धार वाले चाकू से थोड़ा तिरछा करके काट लिया है और उसको दूसरे गमले में हमने रोपित कर दिया है। कुछ समय बाद इस कटे हुए हिस्से से जड़ें निकल आएंगी और एक नया पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से कलम लगाना या कटिंग एक सामान्य विधि है जिसके द्वारा हम नए पौधे को उगा सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ या वातावरण में कुछ समय के बाद तने के भूमिगत भाग की पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इस स्थान से कक्षस्थ कलिकाएँ भी निकलती हैं और क्रमशः विकसित होती हैं और इस प्रकार से हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कलम को हम बड़ी तेज़ी के साथ अगर वृद्धि कराना चाहते हैं तो उसमें ऑक्जिन जो वृद्धि हार्मोन है, जैसे IAA इंडोलेस्टिक एसिड अथवा IBA हार्मोन का भी प्रयोग करते हैं, जिससे जड़ें बड़ी आसानी से और शीघ्रता से निकल आती हैं। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसे हम लेयरिंग के नाम से जानते हैं। दाब लगाना या लेयरिंग ये भी बड़ी आसान सी विधि है जिसमें हम नए पौधे को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत ऐसे पौधे का हम चयन करते हैं जिसकी शाखाएं भूमि के समीप हों अथवा भूमि को छू रही हों। इस क्रिया में पौधे के तने पर जड़ें उगाई जाती हैं। इस विधि में ऐसे पौधे का चयन करते हैं जिनमें कलम लगाना सफल नहीं होता। पौधे की भूमि के समीप वाली शाखा से चाकू द्वारा छाल हटाकर शाखा को थोड़ा झुकाकर नम मृदा में छोटा सा गड्ढा बनाकर अच्छी तरह से दबा देते हैं। ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि छाल का हटा हुआ भाग ठीक प्रकार से नम भूमि के अंदर रहे। इस स्थान की मृदा को लगातार जल द्वारा सींचते रहते हैं जिससे नमी बनी रहे। कुछ ही दिनों के पश्चात कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इस शाखा को मात्र पौधे से काट कर अलग कर देते हैं। इस प्रकार हम एक नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को हम दाब, कलम लगाना या लेयरिंग के नाम से या दाब लगाना के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान सी विधि है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक पौधा है जिसकी शाखा ज़मीन को टच कर रही है। उसकी शाखा को थोड़ा झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ ही समय बाद ये शाखा जड़ें उत्पन्न कर लेती हैं और इसे मूल पौधे से हम अलग कर लेते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि शाखा के जिस हिस्से को हम ज़मीन पे दबा रहे हैं उसमें से छोटा सा एक चाकू द्वारा हिस्सा
छील करके उसकी छाल को हटा लेते हैं, तभी ये पौधा आसानी से जड़ें उत्पन्न करके नए पौधे का विकास कर देता है। यह सिंपल लेयरिंग प्रोसेस है। अगला आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की या कृत्रिम कायिक जनन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस ग्राफ्टिंग को हम रोपण या फिर हम पैबंद लगाना भी कह सकते हैं। पैबंद लगाना, इस विधि से पौधे की नई नई किस्में भी बनाई जा सकती हैं। इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ते हैं। एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर, जिसे हम स्टाक कहते हैं, दूसरे पौधे के प्ररोह का टुकड़ा अथवा स्यान जोड़ा जाता है। दो भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। इस क्रिया को हम रोपण कहते हैं। रोपण की क्रिया आम, नींबू, सेब आदि के पौधों में अपनाई जा सकती है। इस क्रिया में स्टाक कैम्बियम और श्यान कैम्बियम दोनों को सीधे संपर्क में रखा जाता है। उसका कारण है इससे नए बनने वाले जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। तो इस तरह से रोपण से हम या पैबंद लगाकर हम नए पौधे का विकास कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जो पौधे का रोपण किसी दूसरे में कर रहे हैं उसकी स्पीशीज़ एक जैसी हो। जैसे हमें चाहें कि आम पर अमरूद अथवा अमरूद पर बेर का रोपण कर दें तो फिर ये रोपण सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसका ध्यान रखा जाता है। हम इसलिए करते हैं कि एक पौधा जिसकी नस्ल अच्छी नहीं है और दूसरा पौधा जिसकी नस्ल बढ़िया है, इसलिए हम खराब वाले नस्ल के पौधे के तने पर एक अच्छी नस्ल वाले पौधे की टहनी को फिट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह मूल पौधे से जुड़ जाता है और अच्छी क्वालिटी और अच्छा उत्पादन देने वाला होता है। इसका ध्यान रखा जाता है। जो खराब नस्ल का पौधा होता है उसमें हम अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी को जोड़ करके हम अच्छी नस्ल के पौधे को बना सकते हैं, क्योंकि जो टहनी का ऊपरी हिस्सा है, पौधे का ऊपरी हिस्सा है, उसी में ही तो फल और फूल लगने हैं। इसलिए ऊपरी हिस्से पर अच्छी क्वालिटी के फल और फूल उत्पन्न होते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक स्टाक लिखा हुआ है, दूसरा स्यान लिखा हुआ है। स्टाक एक जड़ सहित पौधा है जो ज़मीन से लगा हुआ है और उसमें दूसरे पौधे के तने को जोड़ रहे हैं। जो तना जोड़ा जा रहा है उसे स्यान कहते हैं। दो भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह फिर एक ही पौधे के रूप में रहें। यही क्रिया रोपण कहलाती है। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। इसे आपको ध्यान से समझना है कि यह विधि किस प्रकार से, माइक्रो प्रोपगेशन किस प्रकार से हम इस विधि द्वारा हम नए पौधे का विकास कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब ही हुआ कि यह कायिक प्रवर्धन की यानी वेजिटेटिव प्रोडक्शन की सबसे आधुनिक और विकसित विधि है। इस विधि में मात्र पौधे की पादप कोशिका या ऊतक से अथवा पौधे के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम
यानी कल्चर मीडियम में तथा नियंत्रित वातावरण जैसे ताप, प्रकाश एवं आर्द्रता की उपस्थिति में किसी परख नली में अथवा फिर हम किसी कांच के पात्र यानी कंटेनर में इस प्रकार से हम पौधे को विकसित कर सकते हैं। यह विधि कोशिका एवं ऊतक संवर्धन तकनीक यानी सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक पर आधारित है। इस प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, तो हम कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल्ड न्यूट्रिशनल एंड environmental conditions of light, temperature and humidity, micropropagation is a technique of vegetative propagation in which large number of plants are grown aseptically from very small piece of plant tissue in laboratory। इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में हम पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा सा भाग अलग कर लेते हैं। अब इस ऊतक को एसेप्टिक कंडीशन यानी अजर्म, जहाँ पर कोई जर्म न हो, परिस्थितियों में किसी उचित कल्चर मीडियम यानी संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं। कोशिकाओं की इन्हीं गुच्छों को हम कैलस कहते हैं। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां पर यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर फिर हम मृदा में लगा देते हैं। इस विधि में एक बार ऊतक संवर्धन करके यानी टिश्यू कल्चर करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जाते हैं और इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसी विधि का प्रयोग हम आर्किड्स, कार्नेशंस, गुलदाउदी और सतावर जैसे पौधों में बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी हम माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक द्वारा हम मशरूम का भी संवर्धन कर सकते हैं। मशरूम को भी हम इस विधि द्वारा उगा सकते हैं। जैसा कि आप अगले स्टेप में डायग्राम में देख रहे हैं, एक कैरेट लिया हुआ है, गाजर लिया गया है। पहला स्टेप क्या किया गया, सबसे पहले इस गाजर कोशिका या पादप ऊतक को हम कृत्रिम पोषण माध्यम में रखकर वृद्धि कराते हैं। छोटा सा हिस्सा हमने इसको गाजर को काट दिया, 3-4 पीस में काट दिया, तो उसमें कार्क बोरर की सहायता से उसके छोटे से टिश्यूज़ वाले हिस्से को अलग कर लिया और फिर इसे हम एक कंटेनर में या पेटी डिश में हम इसको प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर कुछ ही समय में कोशिकाओं का समूह बनने लगता है। कोशिकाओं का समूह ही कैलस कहलाता है, जिसे बनने में 4 से 6 सप्ताह लगते हैं। फिर इस हम कैलस को, जो कोशिकाओं का एक गुच्छा बन चुका है, इसे हम एक दूसरी पेटी डिश में रखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद 4 से 8 हफ्ते में इसमें रूट और शूट दोनों यानी जड़ और तना विकसित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं। अब इन प्लांटलेट्स को लेकर के हम कहीं भी रोपित कर दें, नया पौधा बड़ी आसानी से विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक
और विकसित विधि है। बड़ी आसानी के साथ हम लेबोरेटरी में प्लांटलेट्स को तैयार करके इन्हें हम अपनी इच्छित जगह पर आसानी से रोपित कर सकते हैं। गमलों में लगा सकते हैं अथवा फील्ड्स में लगा सकते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा कि किस प्रकार से माइक्रो प्रोपगेशन को किया जा सकता है। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आर्थिक महत्व क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्निक, इसका क्या महत्व है, महत्व या इसके लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, या कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो ये है कि यह प्रवर्धन की सबसे सस्ती एवं आसान विधि है। दूसरा इसका महत्व है कि वृद्धि तीव्रता से होती है। और तीसरा महत्व है कि बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन हम कायिक प्रवर्धन विधि को अपना करके एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि ऐसे पौधे हैं जहाँ पर बीज नहीं बनते। कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र रास्ता होता है, क्योंकि जब इनमें बीज ही नहीं है तो अगली जनरेशन को हम कैसे उगा सकते हैं। तो उनमें हम कायिक प्रवर्धन विधि को अपना करके इनके पौधों को प्राप्त करते हैं। और ख़ास बात क्या होती है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए पौधे प्राप्त होते हैं वो पौधे रोग रहित होते हैं, अर्थात ज़्यादा संभावना होती है कि इसमें किसी प्रकार का रोग न लगे। तो ये इसके लाभ होते हैं। आज हमने आपको जीवों में जनन चैप्टर के अंतर्गत तीसरा भाग समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझ लिया होगा। अब आप इसे अपनी नोट कॉपी में लिख भी लेंगे। अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर का अगला भाग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।